हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे चैप्टर 33 जो है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सो ये हमारी लक्ष्मीकांत की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। हम ऑलरेडी 32 चैप्टर्स तक डिस्कस कर चुके हैं। हर चैप्टर के एमसीक्यू ले रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर। सो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी हैं। सो स्टेटमेंट 1 है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सो ऑल स्टेट्स, सो ऐसा नहीं है, ऑल स्टेट्स में नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है। एंड ये 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? ये 6 स्टेट्स जो हैं, नाम पता होना चाहिए आपको, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो सिक्स स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। सो ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि वहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस इन स्टेट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी करेक्ट है, लोअर हाउस कहते हैं इसे। सो यहाँ पे ओनली 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम यूनियन की बात करें तो लोकसभा इज़ लोअर हाउस। तो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसे कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ स्टेट्स या लोअर हाउस इन स्टेट्स। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल पूछ रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आप लोगों ने करके जाने हैं। सो व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 में मेंशन किया गया है, लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड इन बाई कैमरल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो आर्टिकल 168 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 500। ये मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 500 एंड ये मेंशन है आर्टिकल 170 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 170 क्लॉज 1 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500। सो नॉट मोर देन 500 ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 170 क्लॉज 1 एंड नॉट लेस देन 60, नॉट लेस देन 60। कुछ केसेस एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्टेट्स जैसे सिक्किम है, गोवा है। सो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए 60 नहीं है, 30 है मिनिमम। सो यहाँ पे आर्टिकल 170 क्लॉज 1 में मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी बताई गई है, रेंज बताई गई है 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ स्टेट, ये है 60। मैंने अभी बताया आपको 60 है, बट यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस जो हैं, जैसे सिक्किम है, सिक्किम में होनी चाहिए 30। मिनिमम सीट्स कितनी होनी चाहिए सिक्किम में? सॉरी, नाउ इट्स 32। सो सिक्किम में 32 होनी चाहिए। वही गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा के लिए है 40। वहीं अगर हम मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम के लिए है 40। सो ये आपको याद रखना है। एंड हाँ, ये सिक्किम के लिए है 32। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कुछ एक्सेप्शंस थे जैसे कि सिक्किम 32, गोवा 40, वहीं हमने देखा मिज़ोरम 40। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कभी अगर ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी है 60, तो वो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे सिक्किम है, गोवा है, मिज़ोरम है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इज़ डिसाइडेड बाई। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। सो इट इज़ डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया? आर्टिकल 169। आर्टिकल 169, पार्लियामेंट मे क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और मे है, बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती, कोई मैंडेटरी नहीं है पार्लियामेंट के लिए। सो मे वर्ड यूज़ किया गया है आर्टिकल 169। पार्लियामेंट मे क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय लॉ इफ़ स्टेट असेंबली पासिस अ रिजोल्यूशन विद स्पेशल मेजॉरिटी। और अगर स्टेट असेंबलीज अगर रिक्वेस्ट करती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए,
तो स्टेट असेंबलीज़ में ये जो रिजोल्यूशन होगा ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, बट वहीं पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में ये पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से। तो मेजॉरिटीज़ अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम टेन्योर की बात करें तो कितना होता है 5 ईयर्स। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 172 है, आर्टिकल 172 क्लॉज 1, आर्टिकल 172 क्लॉज 1 नॉर्मल टेन्योर कितना होता है 5 ईयर्स। नेक्स्ट है पहले भी डिसॉल्व हो जाती है तो उसके लिए अलग प्रोविजंस हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे एमरजेंसी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है हु कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कौन करता है? सो गवर्नर करते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। नेक्स्ट है एंड आर्टिकल देख लीजिए इसका भी, आर्टिकल 174 गवर्नर वाले चैप्टर में बार बार डिस्कस किया था। आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, गवर्नर डिसॉल्व्स असेंबली ऑन चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस और ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मतलब अगर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सो आर्टिकल पूछ रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 172। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आर्टिकल 172 इज द राइट आंसर। ड्यूरेशन ऑफ असेंबली इज 5 ईयर्स, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, आर्टिकल 172 ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 172 में। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी बॉडी होती है बेसिकली। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें सो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट बॉडी, जैसे हमारा राज्यसभा है उसी तरीके से परमानेंट बॉडी है। इसे डिसॉल्व कर सकती है पार्लियामेंट, बट डिसॉल्व कह रही हूँ, इसे एबॉलिश कर सकती है पार्लियामेंट, एबॉलिश कर सकती है, डिसॉल्व वर्ड यूज़ नहीं होगा। सो राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट हाउसेस हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पार्लियामेंट एबॉलिश कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्लियामेंट, बट ये परमानेंट हाउस होते हैं, इन्हें डिसॉल्व नहीं किया जाता, डिसॉल्व नहीं किया जाता, एबॉलिश कर सकती है। सो यहाँ पे परमानेंट बॉडी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? सो 1/3 ऑफ असेंबली, 1/3 ऑफ असेंबली। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने ऊपर कल अभी डिस्कस किया था कौन कौन से स्टेट्स में है। सो यहाँ पे देखते हैं बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना। सो ऑप्शन 20 जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और कौन से स्टेट थे 3? महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। तो ये टोटल 6 स्टेट्स हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है। सो एमएलसीज जो बेसिकली इलेक्ट होते हैं वो मिक्स्ड मेथड होता है, उनका मिक्स्ड मेथड होता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। इलेक्टेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं। ये मिक्स्ड मेथड क्या है ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 171 क्लॉज 3। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 171 क्लॉज 3 एंड ये आपको पता होना चाहिए। 1/3 यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 1/3 बाय एमएलएज, 1/3 कौन इलेक्ट करता है? 1/3 बाय एमएलएज, देन 1/3 बाय लोकल बॉडीज़, 1/3 बाय लोकल बॉडीज़, 1/3 बाय एमएलए, देन 1/12 बाय ग्रेजुएट्स। 1/12 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1/12 बाय ग्रेजुएट्स एंड 1/12 बाय टीचर्स, एंड लास्ट में 1/6 बाय गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं ये 1/6 नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, ये नॉमिनेट करते हैं, ये 1/6 मेंबर जो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, और बाकी जो हमने अभी डिस्कस किया वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 1/3 कौन इलेक्ट करेगा? 1/3 हम याद कर लेते हैं। 1/3 जो है एमएलएज एंड लोकल बॉडीज़, एमएलएज एंड लोकल बॉडीज़। इसी वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सो एमएलए अगर ये टॉपिक उठाता है एग्जामिनर तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1/3 कौन इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलएज इलेक्ट करते हैं, एंड 1/3 कौन इलेक्ट करता है? लोकल बॉडीज़ के मेंबर। वहीं अगर हम बात करते हैं 1/12 की, सो 1/12 कौन कौन करता है? टीचर्स एंड जो ग्रेजुएट्स हैं वो। सो 1/12 बाय ग्रेजुएट्स एंड 1/12 बाय टीचर्स, देन 1/6 नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नर। आई होप आप लोगों को इसी वीडियो में सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिक्स्ड मेथड होता है, ऑप्शन डी। आर्टिकल कौन सा है?
रिवाइज कर लेते हैं फिर से। आर्टिकल 171 क्लॉज 3। नेक्स्ट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कॉल्ड। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसे क्या कहा जाता है? सो चेयरमैन। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, चेयरमैन। वहीं राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज रिमूव्ड बाय। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को रिमूव कौन करेगा? सो रिजोल्यूशन पास होगा, जैसे हमने बात करी थी स्पीकर वाले चैप्टर में, स्पीकर से रिलेटेड पार्लियामेंट से रिलेटेड जो था, तो सेम चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर में भी अप्लाई होती है। सो रिजोल्यूशन पास्ड बाय असेंबली बाय, और मेजॉरिटी पता होनी चाहिए आपको, इफेक्टिव मेजॉरिटी। बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है, बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। नेक्स्ट है हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज अंडर 10th शेड्यूल। तो ये हमने बार बार डिस्कस किया था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। कौन फाइनल अथॉरिटी होता है? स्पीकर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकर डिसाइड करता है 10th शेड्यूल के अंदर, एंड ये शेड्यूल जो है 10th शेड्यूल ये ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में। 52nd अमेंडमेंट था, ईयर था 1985, शेड्यूल है 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कोरम ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कोरम यानी कि कोरम एक तरीके से आप समझ लीजिए अटेंडेंस की, कितनी अटेंडेंस मैंडेटरी है, ठीक है। सो यहाँ पे कोरम कितना होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का? अगर हम कोरम की बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सेम एज पार्लियामेंट, यानी कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप सेम है, जैसे पार्लियामेंट में वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी सेम चीज़ है। नेक्स्ट है मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेम है जैसे हमने पार्लियामेंट में पढ़ा, वैसे ही स्टेट्स के लिए भी सेम चीज़ें हैं। जैसे हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था लोकसभा में ही सिर्फ और सिर्फ मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसी तरीके से अगर किसी स्टेट में 2 हाउस हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस्ड होगा किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। अच्छा, और ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 198 क्लॉज 1, आर्टिकल 198 क्लॉज 1 ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ हाउ मच टाइम टू रिटर्न अ मनी बिल। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जब बिल जाएगा तो कितने टाइम में रिटर्न कर सकता है मनी बिल, ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने टाइम तक अपने पास रख सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को। मनी बिल से बात हो रही है, मनी बिल से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। सो मैक्सिमम 14 डेज़, अगर 14 डेज़ तक कोई भी डिसीजन नहीं दिया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, और इन केस ऑफ पार्लियामेंट अगर राज्यसभा ने, सो उसे पास मान लिया जाएगा, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पास कर दिया है, ठीक है, उसे पास मान लिया जाएगा। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ मनी बिल इन अ स्टेट। सो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है, ये मैंने आपको बताया था, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है द नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर रिक्वायर्स पासिंग ऑफ अ बिल बाय। सो यहाँ पे नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात हो रहे हैं, तो नॉर्मल की अगर है तो बोथ हाउसेस, अगर बाई कैमरल है तो बोथ हाउसेस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन अंडर। ये हमने डिस्कस किया था, कौन सा आर्टिकल है मैंने आपको याद करवा दिया था गवर्नर वाले चैप्टर में ही, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ये आर्टिकल है 200। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 200। नेक्स्ट है द लेजिस्लेटिव असेंबलीज सेक्रेटेरिएट इज़ अंडर। सो लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट किसके अंडर आता है? सो ये आता है स्पीकर के अंडर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन। स्टेट लेजिस्लेचर्स किन किन के ऊपर लॉज बना सकता है? सो बोथ स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो मेंशन किए गए सब्जेक्ट्स उनके ऊपर भी स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है, एंड जो स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया उसमें भी। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पावर टू प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर लाइज विद। सो स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोरोग करना है, समन करना, ये पावर किसका होता है? ये पावर होता है गवर्नर का। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
अ पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल की इनमें से पावर कौन सी नहीं है, हमने ये बताना है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंट्रोड्यूस ऑफ मनी बिल्स। अभी हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ किसकी पावर होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन केस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।